हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और आज का हम करंट अफेयर्स भी जानेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, देश और दुनिया के इतिहास में 13 जनवरी के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम देखेंगे। 13 जनवरी को सन 1910 में सन 1910 में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। यह प्रसारण जो है वो 20 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद जहाज पर भी सुना जा सकता था। तो सबसे पहले आज की दिन ही 1910 में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था। सन 1938 में जाने माने संतूर वादक पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ था। सन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया था। सन 1948 में सन 1949 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आती है कि सन 1948 में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया था। बात ये वही थी जब 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद हो जाने के बाद से बात ये आ रही थी कि जो मुस्लिम रहेंगे वो जो पाकिस्तान में जो बनाया गया था नया राष्ट्र, वहाँ पे रहेंगे और यहाँ से जो मुस्लिम लोग थे यहाँ से जाने लगे थे। तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों को बचाने के लिए, मतलब मुस्लिम लोग यहीं रहे, हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता बनी रहे, इसको देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था कि भाई हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई हैं, वो अपने मुस्लिम भाइयों से प्रेम बना के रखे रहें और उनको यहाँ से जाने के लिए मजबूर ना करें। परंतु ऐसा हुआ तो ठीक है, परंतु वहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग जो थे उन्होंने क्या किया, हिंदू लोगों को मार मार के यहाँ पे भेजना चालू कर दिया। उन्होंने उल्टा काम किया वहाँ पे। तो उस वजह से फिर कुछ दंगे भी भड़के थे और बहुत सी अनियमितताएं आई थी, परंतु उसके बाद फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। पर आज भी पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। वहाँ पे धर्म परिवर्तन की प्रोत्साहित किया जाता है, परेशान किया जाता है और या तो उनको प्रताड़ित किया जाता है अगर आप मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते। तो ये सारी चीज़ें जो है आज भी वहाँ पे हो रही हैं और हमारे भारत देश में अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। हम सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। ये सब महात्मा गांधी जी की देन बताई जाती है। चलिए, तो वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन है आपके पास सूरीनाम, गयाना, घाना या फिर केन्या। इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू कम एज अ चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते हैं। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज़ सुबह 7 से लेके 8 के बीच में रेगुलर रहती है। तो निश्चिंत रहिए, आपको डेली के आपको करंट अफेयर्स क्विज मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू हैज टू कम एज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। सूरीनाम, गयाना, घाना या फिर केन्या। चलिए, इसका आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रकोप के चलते हुए उन्होंने अपनी भारत की यात्रा जो थी वो रद्द कर दी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। तो एक्चुअली में क्या है, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया जो कि ज़्यादा खतरनाक और बताया जा रहा है, ऐसा जो वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं। और ये स्ट्रेन से होता क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई एक वायरस आता है तो उसके नए नए प्रारूप बनते जाते हैं, म्यूटेशन जिसको बोला जाता है। नए नए वायरस बनते आते हैं, नए नए तरीके बनते आते हैं और वो स्ट्रांग होता जाता है। तो उसका ही एक ये वर्जन है नए स्ट्रेन के नाम से जिसको बताया गया है, इसका नाम है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। इसको देखते हुए ब्रिटेन में पाया गया है। इसको देखते हुए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत के लिए गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य अतिथि चुने गए थे उन्होंने अपना रद्द कर दिया दौरा। इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है? With which country has the United Nations US lifted all restriction on the restoration of the diplomatic contact with the diplomats? इंडिया, चीन, ताइवान या फिर रूस? अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया गया? चलिए इसका आंसर है ताइवान। ताइवान पर प्रतिबंध जो लगे हुए थे उन सभी को हटा दिया गया। इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल चीन सरकार दावा करती है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि भाई हमने इस जो अभी तक हम जो ताइवान के साथ जो राजनयिक संबंधों के बीच में हम जो प्रतिबंध लगा के रखा था इसको हम हटा रहे हैं। ये किसने बताया? अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने व्हाइट हाउस से संबोधित किया था। चलिए आगे बात करें। कई दशक से विदेश विभाग ने दोनों पक्षों के राजनयिकों, सेवा सदस्यों और अन्य अधिकारियों के बीच संपर्कों पर जटिल बाधाएं भी लगा रखी थी। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व इज ऑन द फॉलोइंग डे? किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त या फिर 10 जनवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जो है, वर्ल्ड हिंदी डे, प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। यही इसका मेन उद्देश्य है कि भाई हिंदी को हमको, जो हमारे भारत की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी 1975 में किया गया था, जो कि नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Which four-time former Gujarat Chief Minister and veteran Congress leader died at the age of 94? ऑप्शन माधव सिंह सोलंकी, केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल या फिर सुरेश मेहता? चलिए इसका आंसर दीजिए। गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है माधव सिंह सोलंकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही विधायक चुन लिए गए थे। उन्होंने गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? Which 29-year-old Sri-Lankan batsman has retired from the international cricket? कुशल परेरा, जीवन मेंडिस, सुरंगा लकमल या फिर शेहान जयसूर्या? चलिए इसका आंसर दीजिए। श्रीलंका के 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है हाल ही में। चलिए इसका आंसर है शेहान जयसूर्या। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है शेहान जयसूर्या ने। ये शीर्ष क्रम के बल्लेबाज थे। जयसूर्या ने यह निर्णय अपने परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया गया। उनका जो परिवार जो है अमेरिका में बसना चाहता है, ये इस बात को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। शेहान जयसूर्या ने
श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं। कराची में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 94 रन बनाए थे, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2009 से 2002 के बीच कुल 80 प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट से मतलब यहाँ पे टेस्ट मैच होता है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी बात करी जाती है फर्स्ट टेस्ट या फर्स्ट लेवल क्रिकेट, या बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट जिसको बोला जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट मैच होता है। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 28th Director General of the Central Industrial Security Force CISF? राहुल सचदेवा, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल त्यागी या फिर मोहन कुमार सोलंकी? चलिए इसका आंसर दीजिए। किसको हाल ही में 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है CISF में? चलिए इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल ने 8 जनवरी 2021 को CGO कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक DG का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल CISF के 28वें महानिदेशक थे। राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बल के DG का पदभार संभाला है। तो चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि CISF के इसके पहले जो DG थे वो कौन थे? राजेश रंजन जी। डायरेक्टर जनरल कौन थे? राजेश रंजन। इसके बाद इनका ये रिटायर्ड हो गए। इसके बाद फिर सुबोध कुमार जायसवाल जी ने इस पद को संभाला और साथ ही साथ वे 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई, वही कि सुबोध कुमार जायसवाल जो थे वो 1988 बैच के IPS हैं, 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये महाराष्ट्र कैडर के हैं, महाराष्ट्र कैडर के हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी बन गया है? Which of the following Indian batsmen become the first player in the world to hit 100 sixes in all formats against Australia? रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा या फिर केदार शर्मा? चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी बन गया है? चलिए इसका आंसर है रोहित शर्मा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले मामलों में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सबसे आगे, जिन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली बात बता सकते हैं आपको कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो कौन होंगे? हमारे 130 छक्के लगाए हैं किसने? क्रिस गेल ने लगाए हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए, सॉरी वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है ये, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 130 छक्के लगाए। तो सबसे नंबर 1 पे कौन हो गए? हमारे क्रिस गेल हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। और पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल है। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन यहाँ पे बनेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा छक्के लगाने दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है किसी भी देश, किसी एक देश के खिलाफ? वो कौन है? हमारे क्रिस गेल जी हो गए। 130 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारतीय बल्लेबाज ऐसे कौन से हैं जिन्होंने, या बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं? तो वो कौन हो गए? हमारे रोहित शर्मा जी हो गए, जिन्होंने 100 छक्के लगाए। क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या उससे ज्यादा छक्के जड़े हैं। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? Which country's army has completed a successful flight test of the
इंडिजिनस डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 लॉन्च किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या फिर ईरान। चलिए इसका आंसर दीजिए। Which country's armies has completed a successful flight test of the indigenous of the developed multi-guided multi-launch rocket system Fateh-1? चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया। फतह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। भारत किस तारीख से अपना कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? इंडिया विल बिगिन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम द विच डे? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी? किस तारीख से भारत अपना कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है? 16 जनवरी से। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 टीकाकरण अभियान चालू कर रहा है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय 9 जनवरी को एक बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कोविड-19 की स्थिति की भी समीक्षा की थी। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहलाएगा ये पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा, और ये पूरे देश में पूरे सभी लोगों को टीकाकरण कराने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम करने होने वाला है। तो ये बात भी करी जा रही है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, एक पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से करा जाएगा। पहले हम हेल्थ वर्कर्स को लगाने की बात करी जा रही है, फिर इसके बाद फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बच्चे हैं उनको लगाने की प्लानिंग है। तो ये पूरी तरह से एक प्रायोरिटी बेस्ड तरीका रहेगा, जिसमें पहले चरण में सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स रहेंगे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को लगाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। किस विश्व नेता के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? Which world leader's Twitter account has been suspended permanently? डोनाल्ड ट्रंप, एमुअल मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो या फिर बोरिस जॉनसन? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व के किस ऐसे नेता का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली निलंबित कर दिया गया, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। ट्विटर ने ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को यूएस कैपिटल भवन में हिंसा और सुरक्षा उल्लंघनों के बाद हिंसा को और भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए 8 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया, पूरी तरह से उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद फिर इंस्टा के अकाउंट को भी बैन कर दिया गया, फेसबुक में भी इनके जो पर्सनल आईडी थी उसको बैन कर दिया गया है। तो कुल मिला के सोशल अकाउंट ने, सोशल कंपनीज जितनी भी हैं सोशल मीडिया की, उन्होंने सभी लोगों ने, सभी कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक अकाउंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि भाई उनको ये लगा कि उस वजह से बहुत ज़्यादा घटनाएं भी हुई थी, हिंसा भड़काने का, इन्होंने उकसाने के लोगों की बात करी गई जो कि समर्थक थे, उनको उकसाया जिस वजह से हिंसा भड़की थी और लगभग 6 लोग मारे भी गए थे। चलिए, किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन को 2 मिलियन खुराक मांगी है? Which nation has sought 2 million doses of Covishield vaccine from the Indian on the priority basis? बांग्लादेश, नेपाल, ब्राजील और मालदीव? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक मांगी? चलिए इसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक के लिए अनुरोध किया है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 13 जनवरी के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, सारे हमने आज की डेट के करंट अफेयर्स को हमने जान लिया, और 13 जनवरी के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी ये भी हमने देख ली। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी जो क्लास है रेगुलर सुबह 7 बजे रहती है, तो प्लीज़ इसे देखना ना भूलिए। थैंक यू।